हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाना शुरू कर दिया है और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। सही है, हम लोग ने हमारी 12th बायोलॉजी का 5th लेसन स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम क्या है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जहां पे हम लोग ओरिजिन की बात कर रहे थे कि ये दुनिया, ये जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे इसकी स्टार्ट हुई होगी। सही है, और लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। समझ में आ रही बात? तो ये पूरी की पूरी चीजें हम लोग ने इस लेसन में स्टार्ट की थी बात करता। साथ ही साथ जब वो पहला ऑर्गेनिज्म बना होगा, इस दुनिया का जो पहला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ होगा, वो आगे चल के कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे उसके अंदर आगे इतने चेंजेस आए जिससे इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स हो, जैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ। हम इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमारा फॉर्मेशन उन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से कैसे हुआ है, वही सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे थे। सही है, लेक्चर नंबर 3 है ये। इसका मतलब ऑलरेडी 2 लेक्चर मैंने आप लोग को दे दिए हैं। अगर आप लोग ने गलती से भी कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है या फिर इसके पहले के जो 4 लेसन है वो मिस कर दिए हैं, तो जरूर से जाके देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को पूरा का पूरा बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? आपको हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग ने सारे लेक्चर वीडियोस अच्छे से देख लिए तो। क्लियर है? स्टार्ट करें। ठीक है, हम लोग ने ये लेसन स्टार्ट कर दिया था और कहां तक पहुंचे थे। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता देता हूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाना प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, हर लेक्चर बताता हूं मैं आप लोग को। सही है, अगर आप लोग को कोई डाउट होता है, अगर आप लोग को मुझसे बात करनी है, मुझसे कोई सवाल जवाब करने हैं, या फिर मुझसे कैजुअली से कोई बातें करनी है, या फिर अगर आपको मुझे कोई फीडबैक भी देना है, तो भी आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। वहां पे आप आके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे चीजें बताते हैं वो लोग अपने बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, लेक्चर में ये मैंने आप लोग को छोटा सा ओवरव्यू दिया था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था। तो मैंने आप लोग को बताया था बच्चों कि सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में कौन कौन सी चीजें के ऊपर बात करेंगे और कैसे कैसे हम लोग इस पूरे के पूरे लेसन के अंदर आगे आगे चलने वाले हैं, कैसे कैसे मूव होने वाले। तो सबसे पहले हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ थियोरी ऑफ ओरिजिन, कि हमारी दुनिया कैसे ओरिजिनेट हुई, हमारी अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई। सही है, और उसके बाद हम लोग ने शुरू कर दिया था हमारा ओरिजिनेशन, यानी एवोल्यूशन, या फिर पहला ऑर्गेनिज्म कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा। उसके ऊपर मैंने आप लोगों को काफी सारी थ्योरीज बताई थी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फिर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बड़ी सारी थ्योरी आप लोगों को बताई थी ना मैंने। सही है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया था, दैट इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। सही है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला जो सेल था, उसके अंदर जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आया था ना बच्चों, वो क्या था, आरएनए। ठीक है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन शुरू कर दिया था और हम लोग ने थियरीज ऑफ एवोल्यूशन शुरू किया हुआ था। सही है, जिसमें मैंने आप लोग को नेचुरल सिलेक्शन पढ़ाया था, डार्विन्स के बारे में। फिर मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें और पढ़ाई थी, जैसे लमार्किज्म की थ्योरी बताई थी। फिर मैंने आप लोग को म्यूटेशन की थ्योरी बताई थी। ठीक है, जो कि किसने दी थी, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ह्यूगो डी वेरिस ने दी थी। तो वो सारी चीजें हम लोग ने स्टार्ट कर रखी थी नेक्स्ट वाले लेक्चर से, लास्ट वाले लेक्चर से। सही है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। आपकी बुक में एक बड़ा सा टॉपिक दिया है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो समझेंगे। देखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो वो क्या है, जितनी भी अलग अलग थियरीज है, ठीक है, जितनी भी अलग अलग थियरीज है ना, सबका एक कंपाइलेशन है। ठीक है, कंपाइलेशन समझते हो ना, मतलब सबको मिला के एक बार बोल दिया जाता था। सही है, डार्विन क्या कह रहा था कि नेचुरल सिलेक्शन इज द ओनली कंसेप्ट। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ होगा। फिर ह्यूगो डी वेरिस क्या कह रहे थे, यार म्यूटेशन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, दैट इज एवोल्यूशन हुआ होगा। फिर लेमार्क क्या कह रहे थे कि लेमार्किज्म जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उसके हिसाब से एवोल्यूशन हुआ होगा, उसके हिसाब से चेंजेस आए हुए होंगे। सही है, स्पेसिएशन हुआ होगा, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ होगा। सही है, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ क्या है, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी क्या है कि जितने भी थियरीज है इन सबको मिला जुला कर एक थियरी हम लोग ने बनाई है, दैट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, पिछले जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब क्या कह रहे थे कि मेरी थ्योरी सही है। ठीक है, मेरी थ्योरी सही है और यही एक ओनली रीजन है, दैट इज एवोल्यूशन का। बट इट इज नॉट अ ओनली रीजन, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं आपके एवोल्यूशन के। ठीक है, तो वो सारे अलग अलग रीजंस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ
एवोल्यूशन, ठीक है, मॉडिक सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ मैनी अदर थ्योरी, बहुत सारे थ्योरीज का कंपाइलेशन है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स का क्या है ये कंपाइलेशन है, ये एक मिश्रण है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को बड़ी सारी चीजें सीखनी है बच्चों, जैसे जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है, जीन वेरिएशन क्या होता है, ये अलग अलग चीजें हम लोग को इस टॉपिक के अंदर सीखनी है। इन सारी चीजों को सीखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए ना कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन किस चिड़िया का नाम है? एक्चुअली किसी चिड़िया का नाम नहीं है ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का नॉर्मल आप लोगों को तो मतलब समझ में आता होगा कि यार ये जितनी भी जनसंख्याएं हैं, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, सही है, हमारे देश में इतने इतने ये ऑर्गेनिज्म है, उन सबको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। बट एक्चुअल डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन क्या है पॉपुलेशन की, वो समझो जरा, ठीक है। मान लो क्या डेफिनेशन पहले हम लोग समझते हैं। पॉपुलेशन का नॉर्मल सा मतलब है बच्चों, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिमिलर स्पीशीज। लिखते हैं हम लोग यहां पे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऑफ अ सिमिलर स्पीशीज, ठीक है, जो कि सिमिलर स्पीशीज होनी चाहिए, सेम स्पीशीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डॉग्स को और ह्यूमंस को एक ही पॉपुलेशन में काउंट करो। अगर मैं बात करूंगा ह्यूमंस की पॉपुलेशन की, तो उसमें डॉग को मैं काउंट करूंगा क्या? उसमें कैट को काउंट करूंगा, बिल्लियों को काउंट करूंगा? नहीं काउंट करूंगा ना, मतलब वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है ना। तो पॉपुलेशन हमेशा एक स्पेसिफिक स्पीशीज की होती है बच्चों, ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पीशीज की होती है। आप एक पॉपुलेशन में अलग अलग स्पीशीज को काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं डॉग की पॉपुलेशन की बात करूंगा तो मैं कैट को काउंट नहीं करूंगा, उसमें इंसानों को काउंट नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ठीक है, ऑफ सिमिलर स्पीशीज विच जनरली इंटरब्रीड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसी पॉपुलेशन जो कि एक सेम स्पीशीज की है, यहां तक हम लोग ने समझा। विच जनरली इंटरब्रीड, मतलब वो क्या कर रही है? आपस में ही ब्रीडिंग कर रही है, आपस में ही शादी कर रही है। जैसे मान लो, मैं आप लोग एग्जांपल देता हूं, कोई बंदा इंडिया में रहता है, जैसे आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपके ब्रीडिंग करने की या फिर शादी करने की पॉसिबिलिटी कहां पे ज्यादा है? इंडिया में ज्यादा है या जापान में ज्यादा है? ज्यादा कहां पे है? इंडिया में ज्यादा है ना, क्योंकि आप इंडिया एक ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हो। वही बात हुई, समझ में आ रही बात? तो मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एक स्पेसिफिक स्पीशीज की हैं और वो जनरली क्या कर रहे हैं? इंटरब्रीड कर रहे हैं, जनरली इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि मैं जापान में जाके शादी नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं वहां पे जाके शादी, लेकिन जनरली कोई करेगा क्या? ज्यादा लोग जाके करेंगे क्या? नहीं, इक्का दुक्का 10-12 लोग कर देंगे जाके, लेकिन ज्यादा तो नहीं करेंगे। जनरली क्या करेंगे? वो इंटरब्रीड करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड है जनरली, जनरली मतलब क्या? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? इंटरब्रीडिंग ही करेंगे, यहीं पे आपस में ही क्या करेंगे? शादियां करेंगे और ब्रीड बच्चे पैदा करेंगे। समझ में आ रही बात? तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, दैट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिमिलर स्पीशीज विथ विच जनरली इंटरब्रीड। अब मान लो मैं यहां पे एक पॉपुलेशन ले रहा हूं, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, मान लो एक एरिया है। अब ये एरिया स्टडी करने वाला डिसाइड कर सकता है। मान लो मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूंगा तो पूरा इंडिया एक एरिया हो गया, ठीक है। मान लो मैं सिर्फ अपने शहर की पॉपुलेशन की बात करूंगा तो मेरा शहर ही एक एरिया है, उसके बाहर वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। समझ रहे हो? तो ज्योग्राफिकल एरिया कौन डिसाइड करेगा? जो बंदा स्टडी कर रहा है। अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं डिसाइड करूंगा कि कितने ज्योग्राफिकल एरिया में मुझे स्टडी करना है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं अपने एरिया में रहता हूं, बोईसर में रहता हूं, ठीक है, तो मैं सिर्फ बोईसर के पॉपुलेशन की बात करूंगा कि चलो बोईसर में 5000 लोग की पॉपुलेशन है। समझ रहे हो? ऐसा मैं स्टडी करूंगा। तो मैं बोईसर की पॉपुलेशन में मुंबई के मतलब बाहर के जो एरिया है, ठीक है, जो औरंगाबाद में जो रहता होगा, जो नासिक में रहता होगा, उसको तो मैं ऐड नहीं करूंगा ना, क्योंकि वो मेरे एरिया में, वो मेरे ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर का है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मैं सिर्फ एक एरिया को कंसीडर करूंगा और उसकी ही पॉपुलेशन की बात करूंगा। अगर मैं पूरे इंडिया को कंसीडर करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन वो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन हो जाएगा ना। तो चलो मान लो मैं एक एरिया को कंसीडर करता हूं, मैं अपने एरिया को कंसीडर करता हूं, दैट इज बोईसर, ठीक है। बोईसर एक शहर है जहां पे मैं रहता हूं। मान लो यहां की पॉपुलेशन है 100 लोगों की, ठीक है, यहां की पॉपुलेशन कितनी है? 100 लोगों की। एक्चुअल में 100 लोगों की पॉपुलेशन नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, काफी सारे लोग रहते, बट हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो बोईसर एक शहर है और इस शहर में 100 लोग रहते हैं, तो इसकी पॉपुलेशन क्या हो गई? 100, ठीक है। अब हर बंदे के पास, ठीक है, हर बंदे के पास एक कैरेक्टर के और जीन्स होंगे, ठीक है, एक कैरेक्टर के 2 जीन होते हैं।
इसको थोड़ा एक नए बोर्ड पे समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। तो मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, कौन सा एरिया था अभी मैंने आप लोगों को बताया, बोईसर शहर है, ठीक है, एक बोईसर शहर है। इसमें कितने लोग रह रहे हैं, अभी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है, इसमें रह रहे हैं 100 लोग, ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं 100 लोग, सही है। अब मान लो कोई भी एक बंदा है, ठीक है, कोई भी एक बंदा है, मान लो मैं रह रहा हूं बोईसर शहर में, तो मेरा एग्जाम्पल ले लो, मेरा कोई भी एक जीन है, जैसे आई कलर का जीन है, तो आई कलर के जीन के लिए हमेशा दो जो क्रोमोसोम है वो साथ में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना थर्ड लेसन में, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, दो क्रोमोसोम जिनकी सेम पोजीशन पे सेम जीन हो, ठीक है, सेम पोजीशन पे सेम जीन हो, मतलब यहां पे कुछ डीएनए है, ठीक है। अब मान लो इसके इस पोजीशन पे आई कलर का जीन है जो मेरे आंखों को कलर दे रहा है, क्या दे रहा है, मेरे आंखों को कलर दे रहा है। कलर का स्पेलिंग गलत हो गया, चेंज कर दे, ठीक है। देखो यहां पे जो मेरे आंखों को क्या दे रहा है, कलर दे रहा है, ठीक है। तो सेम इसी पोजीशन पे इस वाले क्रोमोसोम पे भी आई कलर का ही जीन होगा और कोई दूसरा जीन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दिस क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब एक पर्सन के पास एक ही कैरेक्टर के दो जीन है, सही है, एक पर्सन के पास एक ही कैरेक्टर के दो जीन है, मतलब इस क्रोमोसोम पे भी एक जीन है आई कलर का, इस क्रोमोसोम पे भी यहां पे भी एक जीन है आई कलर का, सही है। तो अगर मैं सिर्फ आई कलर कंसीडर करूं, ठीक है, मैं सिर्फ आंखों का कलर कंसीडर करूं, तो 100 लोगों के पास 200 जीन है टोटल। समझ में आ रही मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रही मैं क्या बात कर रहा हूं। सिर्फ एक जीन को कंसीडर करें, यहां पे सारे जीन को कंसीडर नहीं किया हुआ है, सही है। सिर्फ मैं अपने आंखों के कलर की बात कर रहा हूं, तो मेरे आंखों का कलर ब्राउन होगा, किसी की आंखों का कलर ब्लैक होगा, मेरे इस पॉपुलेशन में किसी की आंखों का कलर ब्लू भी हो सकता है, मान लो एक आधा निकल गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक पर्सन के पास एक कैरेक्टर के दो जीन होते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने थर्ड लेसन में पढ़ा था, जिन बच्चे ने मेरे साथ थर्ड लेसन पढ़ा है उसको ये चीज क्लियर हो रही होगी। व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, कि आपके पास दो क्रोमोसोम होते हैं, सही है, दो पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन पे सेम जीन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। मालूम है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गए अपने होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन के पास एक कैरेक्टर के दो जीन है, मतलब एक कैरेक्टर के दो जीन है, सही है। मेरे पास अगर मैं बात करूं अपनी, तो एक कैरेक्टर के मेरे पास कितने जीन है, दो जीन है। वैसे ही हर बंदे के पास दो जीन होगा, जो मेरा पड़ोसी होगा उसके पास भी दो जीन होगा, ठीक है, जो मेरा क्लासमेट होगा उसके पास भी दो जीन होगा। मतलब अगर मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉपुलेशन में अगर मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूं बोईसर में, तो बोईसर में टोटल आई कलर के जीन कितने होंगे बच्चों, 200, ठीक है। टोटल आई कलर के जीन कितने होंगे, 200, क्योंकि हर बंदे के पास दो जीन है, ठीक है, हर बंदे के पास कितना जीन है, दो जीन है। इसी जीन को, ठीक है, इसी पूरे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन पूल। एक पॉपुलेशन के पूरे जीन को अगर हम लोग कंसिडर करें, एक पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक पॉपुलेशन के पूरे जीन को अगर मैं कंसिडर करूं, तो इस पूरे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन पूल। समझ में आई बात, जीन पूल। जैसे पूल होता है ना, पूल बड़ा सा पूल होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है, वैसे यहां पे क्या है कि क्या भरा हुआ है, यहां पे जीन भरा हुआ है। तो इस 100 लोगों की पॉपुलेशन के, ठीक है, इस 100 लोगों की पॉपुलेशन में जितने भी जीन प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, जीन पूल कहलाए जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ आंखों की कलर की बात करूं, तो 100 लोगों के पास 200 जीन है। वही अलग अलग जीन की बात करूंगा तो सिमिलरली 100 लोगों के पास अलग अलग और भी जीन होंगे। तो इस पूरे जीन को अगर मैं कलेक्टिवली एक साथ कंसिडर करूं, एक साथ सबका, इन 100 के 100 लोग का जीन अगर मैं गिन लूं, ठीक है, तो उस पूरे जीन को क्या कहा जाएगा, एक पॉपुलेशन की जीन पूल कहा जाएगा, ठीक है। इस पूरे पॉपुलेशन को जीन पूल कहा जाएगा, सही है। अब मेरा समझाने का इतना ज्यादा मैंने एफर्ट क्यों डाला इस चीज को समझाने के लिए, इसीलिए समझाया मैंने आप लोग को कि अगर इस जीन पूल में थोड़ा सा भी चेंजेस आया, मतलब किसी के भी जीन में, किसी की भी आई कलर के जीन में थोड़ा सा भी चेंजेस आया अगले जनरेशन में जाते हुए, ठीक है, तो उससे एवोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है, उससे क्या हो जाएगी, एवोल्यूशन हो जाएगी। कैसे, देखो, अगर मान लो मेरे पास नॉर्मल ब्लैक आई कलर है, ठीक है, मान लो मेरा ही है, मेरा नॉर्मल ब्लैक आई कलर है, मान लो मेरे से दूसरी जनरेशन आ रही होगी, अब उसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू, चाहे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में कुछ गलती हो गई या फिर म्यूटेशन हो गया, मान लो म्यूटेशन हो गया, हल्का सा कोई भी जीन चेंज हो गया, यहां पे कोई एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा, चेंज होने की वजह से मान लो मेरे ब्लैक आई कलर की जगह जो नेक्स्ट जनरेशन आई ना, उसके पास ब्लू आई कलर आ गया, उसके पास कौन सा आई कलर आ गया,
ब्लू आई कलर आ गया। अब ब्लू आई कलर बहुत ही ज्यादा आई कैची है, मतलब बहुत सारा लोगों को पसंद आती है, सही है। तो इस पर्सन के पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने जीन को अगले कैरेक्टर में, अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर पाए ना। मतलब ये जो ब्लू आई कलर वाला बंदा है या बंदी है जो भी है, ठीक है, उसके पास ज्यादा ये है, बोल सकते हैं हम लोग, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने जीन को दूसरे वाले इसमें ट्रांसफर कर पाए, दूसरे जनरेशन में, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आई कलर का एग्जांपल दिया है, ऐसे बड़े सारे अलग अलग कैरेक्टर हो सकते हैं। तो जिसके पास अच्छा कैरेक्टर होगा, मैंने आप लोगों को नेचुरल सिलेक्शन बताया था ना, जिसके पास अच्छा कैरेक्टर होगा, ज्यादा मतलब बोल सकते हैं ना हम लोग, ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, वो उसके पास ये प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने कैरेक्टर को अगले जनरेशन में उस हिसाब से ही क्या कर सकता है, डाल सकता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे जीन पूल में चेंज आ गया। पहले जीन पूल में मेरे पास ब्लैक आई कलर था, लेकिन जब मेरी दूसरी जनरेशन आई तो मेरे पास कौन सा कलर आ गया, ब्लू आई कलर आ गया। तो जीन पूल में क्या आ गया, चेंज आ गया ना। अगर जीन पूल में चेंज आएगा बच्चों तो एवोल्यूशन होगी। समझ में आ रही बात? अगर जीन पूल में चेंज आएगा तो एवोल्यूशन होगी, अगर जीन पूल में चेंज नहीं आएगा तो एवोल्यूशन नहीं होगी। यही चीज मैं आप लोग को हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में भी समझाऊंगा, जो कि आज ही मेरे को पढ़ाना है आप लोग को, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा ये सारी चीजें। अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि जीन पूल क्या होता है, ठीक है। जीन पूल में अगर मैं किसी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो उसमें पूरे जितने भी पॉपुलेशन के जितने भी जीन्स हैं उनको कलेक्टिवली जीन पूल कहा जाएगा, ठीक है, एक साथ उनको क्या कहा जाएगा, जीन पूल कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ हम लोग धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पूरे के पूरे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आ जाओ एक एक करके एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहला है बच्चों जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या? अगर आपके जीन के अंदर कोई भी चेंजेस आए किसी भी रीजन के थ्रू, बड़े सारे रीजन, देखो इतने सारे रीजन मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, तो अगर किसी भी रीजन के थ्रू कोई भी आपके जीन के अंदर चेंजेस आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक वेरिएशन कहेंगे। अब इतने सारे यहां पे मैंने आप लोग को दिए हुए, ये मैं समझाता हूं आप लोग क्या होता है। सबसे पहला क्या है, जीन म्यूटेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या है, आ जाओ देखते हैं, जीन म्यूटेशन। अब ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जीन म्यूटेशन मतलब क्या। मान लो दिस इज माय जीन, ठीक है, ये मेरा आई कलर का जीन है, और इस आई कलर की जीन पे यहां पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लो यहां पे है ए, यहां पे है टी, यहां पे यू, यू तो नहीं आएगा, यहां पे है जी, ठीक है, यहां पे वापस टी, यहां पे वापस ए, फिर जी, फिर ए, फिर टी, समझ रहे हो, ऐसे करके यहाँ पे सीक्वेंस है। तो इसके सामने सामने क्या प्रेजेंट होगा, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, इसके सामने ए, समझ रहे हो, यहाँ पे टी प्रेजेंट होगा, इसके सामने सी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे ऐसा कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। मान लो ये मेरा कोई भी जीन है, ठीक है। अब जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है, मतलब जब ये एक जीन दूसरे जनरेशन में जा रहा होगा, मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा बेबी आ रहा है, ठीक है, तो मेरा जीन उसके जनरेशन में चला, मतलब मेरा जीन उसके अंदर चला गया, तो गलती से जब ये रेप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है, जब ये रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो गलती से इस ए की जगह, गलती से मान लो इस ए की जगह क्या लग गया, जी लग गया, ठीक है, गलती से इस ए की जगह क्या लग गया, जी लग गया। तो जी के सामने तो टी रहेगा नहीं भैया, जी के सामने हमेशा क्या आ जाएगा, सी आ गया। तो यहां से एक जीन की सीक्वेंस चेंज हो गई बिकॉज ऑफ सम सडन चेंज। दिस सडन चेंज इज नोन एज जीन म्यूटेशन, ठीक है। इस सडन चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीन म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब अगर आपके जीन के अंदर कोई भी चेंज आ गया, अगर आपके जीन के अंदर कोई भी चेंज आ गया जिससे आगे चल के डिफरेंट आरएनए बनेगा, हम लोग को पता है ना कि जीन से आगे चल के आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन, सही है। तो अगर आपका जीन चेंज होगा तो आपका आरएनए चेंज होगा, अगर आपका आरएनए चेंज होगा तो आपका प्रोटीन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो प्रोटीन चेंज हो गया मतलब आपके कैरेक्टर में भी डिफरेंस आएगा, समझ में आ रही बात। तो बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक म्यूटेशन, किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, आपका जीन चेंज हो गया, आपके जीन में वेरिएशन आ गई, समझ में आ रही बात। तो ये एक टाइप हो सकता है किसका, आपके जेनेटिक वेरिएशन का। जीन म्यूटेशन एक टाइप हो गया जेनेटिक वेरिएशन का, सही है। फिर दूसरा क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन समझते आ जाओ, इसी पेज को क्लियर करते हैं बार बार, चलेगा, ये लिखना है आप लोग को, नोट डाउन करना है, चलेगा, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, दूसरा है जीन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय रिकॉम्बिनेशन? हम लोग ने जब माइटोसिस पढ़ा था बचपन में, याद करो,
11th का वो टाइम, 10th का वो टाइम जब आप लोग ने माइटोसिस पढ़ा होगा या फिर मियोसिस पढ़ा होगा। तो मियोसिस में जो सबसे पहला फेस होता था प्रोफेस 1, याद करो, उसके अंदर एक चीज होती थी जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन कहते थे, याद है, जिसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन कहते थे, याद है। कहां पे पढ़ा था ये? मियोसिस में पढ़ा था, ठीक है। मियोसिस 1 के अंदर एक फेज आता था, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता था, हमारा एक जीन दूसरे जीन के पास जाता था, ऐसे एक्स फॉर्म करते थे ना, क्रॉस करते थे एक दूसरे को, और कुछ जीन यहां का वहां चला जाता था, वहां का कुछ जीन यहां पे आ जाता था। समझ में आ रही बात? तो यहां पे मान लो एक जीन बना रहा हूं मैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिस्टर क्रोमैटिड का, सही है, और यहां पे एक दूसरा जीन प्रेजेंट होगा दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड का, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते थे, सही है, ये दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को क्रॉस करते थे। तो ये जो ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है, ये कुछ अपने क्रोमोसोम किसको दे देगा, इस ग्रीन कलर वाले को दे देगा। सिमिलरली ये ग्रीन वाला क्या करेगा, अपने कुछ जीन क्या कर देगा, इस ऑरेंज कलर वाले को दे देगा। अब ये सारा चीज रैंडम होता है, ठीक है, ये जितने भी जीन का इनटेक और आउटटेक हो रहा है ना, ये सारी चीजें क्या है, रैंडम। मतलब कोई भी जीन यहां से यहां जा सकता है और यहां से यहां जा सकता है। अगर जीन यहां से यहां गया, ठीक है, मतलब इस ग्रीन वाले से इस ऑरेंज वाले में गया, तो इस ग्रीन वाले का जीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। अगर इस ग्रीन वाले का जीन चेंज हो गया तो जेनेटिक वेरिएशन हुई, अगर जेनेटिक वेरिएशन हुई तो म्यूटेशन नहीं, एवोल्यूशन होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जीन रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन रिकॉम्बिनेशन एक और एग्जाम्पल हो सकता है, एक और टाइप हो सकता है किसका, जीन वेरिएशन का। और अगर आपके जीन में चेंजेस आए, अगर आपका जीन चेंज हुआ गलती से भी किसी भी पॉपुलेशन का, तो उसके अंदर क्या होगी, एवोल्यूशन होगी। मैंने आप लोगों को बताया ना, यहां पे देखो, अगर आपका जीन चेंज हुआ तो आपका जीन पूल चेंज हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, जीन पूल अगर आपका चेंज हुआ तो एवोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। जीन पूल क्या है, किसी भी पॉपुलेशन का कलेक्टिवली जीन, मतलब अगर आपके पॉपुलेशन में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उन 100 लोगों के पास जो भी जीन है उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, जीन पूल कहा जाएगा। उन सबके जीन को मिला के हम लोग जीन पूल कहेंगे, सही है। तो अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हुए इस जीन पूल में चेंजेस आए, किसी के भी जीन में कोई भी वेरिएशन है, कोई भी चेंजेस आए, तो उससे जीन पूल क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। जीन पूल के अंदर चेंजेस आएंगे जिसके वजह से एवोल्यूशन होगी, ठीक है, जिसके वजह से एवोल्यूशन होगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन है एवोल्यूशन का, ठीक है। जीन रिकॉम्बिनेशन समझ में आया? चलो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अपना टॉपिक कहां गया, हाँ, नेक्स्ट अपना जीन फ्लो, ठीक है। जीन फ्लो क्या होता है, आ जाओ समझते हैं। लिखे यहां पे जीन फ्लो, देखो बहुत इजी है। जीन फ्लो क्या होता है, अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया कि एक पॉपुलेशन है, बोईसर की पॉपुलेशन है, ठीक है, बोईसर एक शहर है, वहां की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, मान लो ऐसे 100 लोग नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट 100 लोग हम लोगों ने कंसिडर किया, बोईसर में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है। हर पर्सन के पास एक कैरेक्टर के 2 जीन है, तो मतलब टोटल जीन पूल में कितने जीन आ गए, 200 जीन आ गए, सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए 200 जीन आ गए, सही है। अब मान लो इस पूरे एरिया में, ठीक है, इस पूरे एरिया में 200 जीन थे, ठीक है। अब कुछ लोगों ने बोला कि यार ना, मेरे को यार इस एरिया में रहना नहीं है, ठीक है, मेरे को बोईसर में नहीं रहना है, अब मैं जा रहा हूं एकदम मेन मुंबई में रहूंगा, ठीक है, मुझे एरिया पसंद नहीं है। तो मान लो यहां से 30 लोग, ठीक है, यहां से 30 लोग क्या हुए, उठ के चले गए कहां पे, मुंबई चले गए, मेन मुंबई में। कहां चले गए, मेन मुंबई में चले गए। तो अब पॉपुलेशन कितनी थी, 100 लोगों की, कितने लोग चले गए, 30 लोग चले गए, तो बचे कितने बोईसर में, सिर्फ और सिर्फ 70 लोग बचे ना। तो अगर लोग जाएंगे तो जीन पूल में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो जीन पूल क्या था, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, जीन पूल क्या है, एक कलेक्टिव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, सबका कलेक्टिवली जीन क्या है, जीन पूल। तो अगर आप लोग ही चले जाएंगे उठ के, यहां से मुंबई चले जाएंगे लोग उठ के, ठीक है, मेन मुंबई चले जाएंगे, तो यहां के जीन पूल में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा ना, यहां के जीन पूल में भी क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन फ्लो, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। तो ये हो गया जाने का, ठीक है, जिसे हम लोग इमाइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब क्या, अभी तो यहां से 100 लोग 30 लोग चले गए, मान लो यूपी में कुछ लोग थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, वो लोग बोले कि यार यहाँ पे हम लोग कुछ काम वाम मिल नहीं रहा है, चलो बोईसर चलते हैं और वहां पे हम लोग मस्त जॉब वॉब करें, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत है, तो हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। तो चलो मान लो अब यहाँ पे 70 लोग थे, 30 लोग चले गए थे मुंबई ना, अब यहाँ से और 50 लोग
ठीक है, और 50 लोग नॉर्थ इंडिया से उठ के वापस कहां पे आ गए, बोईसर में आ गए। तो वापस यहां की पॉपुलेशन में लोग ऐड हुए, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन में लोग ऐड हुए। तो जब लोग यहाँ के पॉपुलेशन में ऐड होंगे तो वापस जीन पूल चेंज होगा। तो अगर वापस जीन पूल चेंज होगा, अगर जीन पूल चेंज हुआ तो एवोल्यूशन होगा। बेसिक सा इतना ध्यान में रखो कि अगर जीन पूल में चेंजेस आएगा तो एवोल्यूशन होगा, अगर जीन पूल कांस्टेंट रहेगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा और वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लास्ट लेक्चर के आखिरी 10 मिनट में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। जीन पूल क्या होता है, जीन फ्लो समझ में क्या होता है, ठीक है। इमिग्रेशन समझ में आ गया, ई माइग्रेशन समझ में आ गया। ई माइग्रेशन मतलब क्या, लोग माइग्रेट कर गए यहां से। इमिग्रेशन मतलब क्या, लोग आ गए, समझ रहे हो, ठीक है। कहीं और से उठ के लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है, जिसके वजह से जीन पूल में चेंज हुआ और जीन पूल की वजह से एवोल्यूशन हुआ। दिस थिंग इज नोन एज जीन फ्लो, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। बच्चों क्लियर है, जीन फ्लो भी समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, देखो इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, चलो इसको मिटा दिया। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसके अंदर दो और इफेक्ट भी है, एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है, पढ़ाऊंगा। अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट समझो, पहले इस चीज को समझो, ठीक है। अभी क्या था, पॉपुलेशन, सेम एग्जांपल, पॉपुलेशन को कंसीडर करो बोईसर की, ठीक है, और इसके अंदर कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। मान लो इसके अंदर कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। अब मान लो इन जितने भी 100 लोग हैं इसमें से 60 लोग, ठीक है, ये 100 लोग में से 60 लोग जो है ना, इनके पास ब्लैक आई कलर है, ब्लैक आई कलर वाला जीन है, मान लो। मतलब इसमें से 100 लोग में से, बोईसर में जो 100 लोग हैं उसमें से 60 लोग के पास ब्लैक आई कलर है, ठीक है, और 40 लोग के पास, ठीक है, 40 लोग के पास क्या है, ब्राउन आई कलर है। मतलब उनकी आंखों का कलर कैसा है, ब्राउन है, समझ रहे हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं चीजों को। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग समझ रहे हैं। मैंने आप लोग एग्जाम्पल दिया, एक पॉपुलेशन, बोईसर की पॉपुलेशन जिसमें 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है। 100 लोग में से 60 लोगों के पास क्या है, ब्लैक आई कलर है, ठीक है, और 40 लोग के पास क्या है, ब्राउन आई कलर है, ठीक है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अ सडन चेंज इन पॉपुलेशन। मान लो कोई ऐसी चीज हो गई, ठीक है, जो कि होनी नहीं चाहिए, बट कोई भी समझ लो प्राकृतिक आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, ऐसी चीज आ गई, एक सडन कोई चीज आ गई जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। मान लो बहुत सारे लोग, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हम लोग एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं तो चलेगा अपने लिए, ठीक है। तो मान लो कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। अब 100 लोग में से मान लो 30 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, 100 लोग में से 30 लोगों की डेथ हो गई। और जो 30 लोग थे ना, इन 30 लोगों में से जिनकी डेथ हुई है ना, उसमें से 25 जो थे वो ब्राउन आई कलर वाले थे और जो 5 लोग थे वो ब्लैक आई कलर वाले थे, ठीक है, 5 लोग थे वो ब्लैक आई कलर वाले थे। तो अब देखो टोटल पॉपुलेशन में से चेंज कितना आएगा, पहले 60 लोग ब्लैक आई कलर वाले थे, लेकिन अब 5 लोग की डेथ हो गई, तो अब टोटल कितने हो गए, 55 लोग आई कलर वाले हो गए लोगों के डेथ होने के बाद, ठीक है। और पहले 40 लोग क्या थे, ब्राउन आई कलर के थे, इसमें 25 लोग की डेथ हो गई, ठीक है, इसमें 25 लोग की डेथ हो गई, तो इसमें 25 माइनस कर दो कितना होगा, 15। अब 15 लोग हैं, ठीक है। अब देखो अब रेशियो में चेंज आ गया, पहले रेशियो क्या था 40/60, ठीक है, 40/60, तो ये रेशियो थोड़ा सा अलग था। अभी रेशियो कितना है 15/55, तो अभी रेशियो में अलग हो गया ना, मतलब जीन पूल में चेंज होया, जीन पूल में चेंज आया। पहले इन दोनों जीन का रेशियो कुछ अलग था, ठीक है, इन दोनों जीन का रेशियो क्या था, कुछ अलग था, 3/2 का था रेशियो। अभी इनका अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो कुछ अलग होगा, सही है। रेशियो निकालो क्या होगा, 15 55/15, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा 11, यहां पे क्या आ जाएगा 3। तो अभी रेशियो क्या हो गया 11/3। पहले रेशियो क्या था 3/2, तो रेशियो में चेंज आया, मतलब जीन में चेंज आया, जीन पूल में चेंज आया, सही है। और हम लोगों को तो पता ही है कि अगर जीन पूल में चेंज आएगा तो एवोल्यूशन होगी, सही है। तो किसी भी सडन चेंज की वजह से, सडन किसी भी चीजों की वजह से जीन पूल में चेंज आने को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट ना बच्चों दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है फाउंडर इफेक्ट और एक है बॉटलनेक इफेक्ट। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, आगे भी टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग चीजों के मतलब समझते हैं, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्रिएशन, ठीक है, ये हो गया, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल
एब्रिएशन, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रिएशन मतलब क्या? एब्रिएशन मतलब क्या? चेंजेस, ठीक है। क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का चेंजेस है, ठीक है, क्रोमोसोम में किसी भी टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एब्रिएशन। अब देखो क्या क्या हो सकता है, चेंजेस क्या क्या हो सकता है। या तो क्रोमोसोम आपका डिलीट हो जाए, ठीक है, एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, जैसे हम लोग ने देखा है ना, टर्नर सिंड्रोम में देखा है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। या फिर कभी कभी एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, सही है, मैंने आप लोग को पढ़ाया ना, क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, जैसे डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसोमी कहते हैं ना। 21 ट्राइसोमी मतलब क्या? जो 21st क्रोमोसोम है वो 3 हो जाते हैं, सही है। तो ऐसा भी हो सकता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में इन्वर्जन भी आ सकता है, मतलब इन्वर्जन मतलब क्या? यहां पे आपका एक जीन है, ठीक है, यहां पे जीन है, मान लो यहां पे है ए टी सी जी ए टी, मान लो ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, और यहां पे नीचे इसका अपोजिट होगा, लिख लेना। मान लो कभी कभी जब इसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, जब इसका डीएनए आगे चल के क्या हो रहा होगा? रेप्लिकेट हो रहा होगा, कॉपी बन रही होगी, तो इसका इन्वर्जन हो जाए, क्या पता ये सीक्वेंस ही चेंज हो जाए, सीक्वेंस इन्वर्स हो जाए। तो अगर सीक्वेंस चेंज हुआ, आपका जीन चेंज हो जाएगा। अगर आपका जीन चेंज हुआ तो आरएनए चेंज होगा, क्योंकि जीन से आगे चले क्या बनता है? आरएनए बनता है ना, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए चेंज हुआ तो आरएनए से आगे चले क्या बनेगा? प्रोटीन, मतलब प्रोटीन आपका चेंज हो जाएगा। और प्रोटीन ही तो डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी में किस टाइप का कैरेक्टर होगा। जैसे मेरे बॉडी में कुछ अलग प्रोटीन बन रहा है तो मेरे आंखों का कलर अलग है, ठीक है। आपके बॉडी में कोई अलग प्रकार का प्रोटीन बन रहा है तो आपके बॉडी में आपके आंखों का कलर अलग है। आपके बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट है मेरे से, समझ रहे हो? ये डिफरेंट कैसे कौन बना रहा है? ये प्रोटीन्स बना रहे हैं। और ये प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए बनाते हैं। आरएनए कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। तो अगर आपके डीएनए में कुछ भी चेंज आया, आपके जीन में थोड़ा सा भी चेंज आया, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? आपका प्रोटीन चेंज होगा, जिसके वजह से जीन चेंज हो गया। अगर जीन चेंज हो गया तो जीन पूल चेंज हो गया, और अगर जीन पूल चेंज हो गया तो क्या होगा पता ही आप लोग को? एवोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो? तो देख रहे हो एवोल्यूशन के कितने सारे रास्ते हैं, कितने सारे टाइप्स हैं एवोल्यूशन होने के। अगर जीन मल्टीप्लाई हो गया तो भी एवोल्यूशन हो सकता है, अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ तो भी एवोल्यूशन हो सकता है, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक एब्रिएशन, ठीक है। एब्रिएशन में हम लोग ने इन्वर्जन देखा, डिलीशन देखा, डुप्लीकेशन देखा। एक है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? अपना प्लेस चेंज कर जाए, सिंपल सा मतलब क्या है, देखो यही वाला एग्जांपल लेते हैं। ए के सामने क्या आएगा? टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी, इधर सी, इधर टी, इधर ए, ये होता है ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। तो अगर मान लो इसमें से कोई अपना जगह चेंज कर दे, मान लो ये सी वाला उठ के, ये जी वाला उठ के इधर आ जाए और ये सी वाला उठ के इधर चले जाए, तो चेंज हो जाएगा, सही है, चेंज हो जाएगा ना। मतलब ये सी हट गया, देखो ध्यान से, ये सी हट गया, यहां पे क्या था? यहां पे जी आ गया, और यहां पे क्या आ गया? सी आ गया। तो अगर ये जी चेंज हुआ, अगर ये जी चेंज हुआ तो सामने वाला इसकी जो सीक्वेंस है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सामने वाली सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी। तो जी के सामने अब क्या लग गया? सी, और सी के सामने अब क्या लग गया? जी लग गया, सही है। ये आप लोग को पता है ना, न्यूक्लियोटाइड GATCG, ठीक है, एडेनाइन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन, सही है। तो इनका ये सीक्वेंस अगर चेंज हुआ, अगर ये क्या हुए? ट्रांसलोकेट हुए, अपना प्लेस चेंज कर दिए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो जिसकी वजह से वापस जीन में चेंजेस हो गए, ठीक है। अब स्टोरी आप लोगों को तो पता ही है, अगर जीन में चेंज आया तो प्रोटीन चेंज होगा, प्रोटीन चेंज हुआ तो कैरेक्टर चेंज होगा, समझ में आ रही बात? और अगर कैरेक्टर चेंज हुआ तो जीन पूल में चेंज आ जाएगा, मतलब उस पॉपुलेशन के जीन पूल में क्या आ गया? चेंजेस आ गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप लोग को कुछ रीजन समझ में आए, ये रीजन समझ में आए पूरे के पूरे जेनेटिक वेरिएशन के। जेनेटिक वेरिएशन में कौन कौन सी चीजें पढ़ी हम लोग ने? जीन म्यूटेशन, जीन में कुछ म्यूटेशन ना हो जाए, जीन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके बाद जीन फ्लो, उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर जेनेटिक एब्रिएशन। एब्रिएशन में भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक आपका डिलीशन, आपका कोई जीन डिलीट हो जाए गलती से भी, ठीक है, म्यूटेशन के थ्रू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे डिलीशन, डुप्लीकेशन, ठीक है, आपका यही जीन डुप्लीकेट हो जाए। मान लो यहाँ पे एक और जी लग गया, एक और जीसी लग गया, तो वापस जीन में चेंज हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्जन, आपका ये जीन इन्वर्ट हो जाए, ठीक है, चेंज हो जाए। और एक आपका क्या है? ट्रांसलोकेशन, ठीक है, आपका जीन क्या हो जाए? ट्रांसलोकेट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, उसका मिसप्लेस हो जाए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज है, हम लोग ने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट उन्होंने समझाया था। तो मैंने आप लोगों को नेचुरल सिलेक्शन ऑलरेडी समझा रखा है ना, बट मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडर्न थियरी जो है, ठीक है, मॉडर्न थियरी जो है ये एक कलेक्टिव थियरीज है, मतलब बहुत सारे थियरीज को मिला मिला के, उनका कंपाइलेशन मिला मिला के इस पूरी थियरी को बनाया गया है।
समझ में आ रही बात। तो नेचुरल सिलेक्शन भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेचुरल सिलेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो भी बंदा फिट होगा नेचर के हिसाब से, जो भी पर्सन, जो भी कैरेक्टर फिट होगा उसको चांस मिलेगा अगले जनरेशन में जाने का, और जो कैरेक्टर फिट नहीं होगा वो अगले जनरेशन में नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो? मान लो एग्जांपल ले लो कि कोई बंदा एकदम हेल्दी है, नेचुरल है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और दूसरे बंदे को डाउन सिंड्रोम हो गया, मतलब कोई बीमारी हो गई। अब डाउन सिंड्रोम वाला तो आगे चल के 5 से 6 साल में मर जाएगा, ठीक है, उसकी तो लाइफ स्पेन ज्यादा होगी नहीं, तो उसको ये मिला क्या, उसको चांस मिला क्या अपने जीन को दूसरे जनरेशन में डालने का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास खराब जीन है। समझ रहे हो? उसके पास जीन कैसे हैं? खराब है, वो अपनी जीन को दूसरे जनरेशन में नहीं डाल पा रहे। लेकिन जो अच्छा बंदा है, हेल्दी बंदा है, जिसके सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं, ठीक है, जो हेल्दी है, समझ रहे हो, तो वो क्या कर पाएगा, उसको मौका मिलेगा अपने जनरेशन को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का। समझ में आ रही बात? तो वो जीन आगे बढ़ा नेचर में, पॉपुलेशन में इसका अच्छा वाला जीन आगे बढ़ा, और जो खराब वाला जीन था वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। समझ रहे हो? तो यही होता है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर सिलेक्ट करेगी कि कौन से जीन को आगे लेकर जाना है, कौन से जीन को आगे लेकर नहीं जाना है, किसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था मौत का, ठीक है, मौत का एग्जांपल दिया था ना कि 2 प्रकार की मौत थी, एक ब्राउन कलर की, एक ब्लैक कलर की, ठीक है, तो दोनों मौत ट्री ट्रंक पे बैठा करती थी, मतलब पेड़ का जो तना होता है ना उसके ऊपर बैठा करती थी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना। फिर अमेरिका में 1700 का टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज इतनी थी नहीं, बहुत इंडस्ट्री कम थी, जिसके वजह से पॉल्यूशन इतना कम था, तो पॉल्यूशन कम था, जिसके वजह से वो जो ट्री ट्रंक था, वो जो पेड़ का तना था ना, वो ब्राउन कलर का दिखता था। ठीक है, तो जब ब्राउन वाली मौत और ब्लैक वाली मौत दोनों ब्राउन कलर के ट्रंक पे बैठेंगी, तो ब्राउन वाली जो मौत है वो तो छुप जाएगी ना, क्योंकि ट्रंक का भी कलर ब्राउन है और उसका भी कलर ब्राउन है। समझ रहे हो? तो वो कैमोफ्लेज कर देगी, मतलब वो छुप जाएगी, और ब्लैक वाली दूर से दिखने लगेगी। तो जितने भी शिकार आते थे, शिकारियां आती थी, ठीक है, जैसे बर्ड्स आती थी मौत को खाने वाली, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं मौत, तो वो ज्यादा करके ब्लैक वाले मौत को खा जाते थे, क्योंकि ब्लैक वाला मौत दूर से दिखता था। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे इन्वायरमेंट के हिसाब से ब्लैक वाला मौत सुटेबल नहीं था, दैट्स वाई ब्लैक वाले मौत की पॉपुलेशन कम हो गई, उसका बहुत ज्यादा शिकार होने लगा, और ब्राउन वाले की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि उसको कोई देख नहीं पा रहा था कैमोफ्लेज की वजह से। फिर वहीं मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़े टाइम बाद 70-80 ईयर्स के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, नेचर में बहुत ज्यादा SO2 रिलीज होने लगा, NO2 रिलीज होने लगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैला, और वो पॉल्यूशन की वजह से जो ट्री ट्रंक जो ब्राउन कलर की हुआ करती थी ना, वो काली पड़ गई, ब्लैक हो गई। समझ रहे हो? अलग अलग पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूटेंट की वजह से, जिसकी वजह से अब ब्लैक वाला मौत नहीं दिख रहा, ब्लैक वाला मौत छुप जा रहा है, पर ब्राउन वाला दिखने लग रहा है। तो अब नेचर के हिसाब से कौन सा फिट है? ब्लैक वाला फिट है, ब्राउन वाला फिट नहीं है। तो आज के टाइम पे अमेरिका में ब्राउन वाले मौत की पॉपुलेशन कम हो गई है, और ब्लैक वाले मौत की पॉपुलेशन बढ़ गई है। ये कहता है आपका कौन? नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जो भी नेचर के हिसाब से फिट होगा, जो भी नेचर के हिसाब से रहने लायक होगा, उसे उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और उसको मौका मिलेगा अपने कैरेक्टर को, अपने जीन को अगले जनरेशन में ट्रांसफर करने का। और जो भी नेचर के हिसाब से फिट नहीं होगा, ठीक है, जो भी नेचर के हिसाब से खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाएगा, उसको मौका नहीं मिलेगा, उसके जीन वहीं पे रोक दिए जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो समझ में आ गया नेचुरल सिलेक्शन भी, वो तो मैंने आप लोग ऑलरेडी समझाया था पहले वाले लेक्चर्स में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आइसोलेशन। देखो छोटा सा एक और टॉपिक है आइसोलेशन। आइसोलेशन की वजह से भी, आइसोलेशन भी एक ये बोल सकते हैं हम लोग एक रीजन है एवोल्यूशन का। आइसोलेशन में 2 है, एक है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या? कुछ ऑर्गेनिजम्स सिर्फ उसी प्लैनेट पे हैं, प्लैनेट बोल रहा हूं, या फिर उसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, वो कभी ना बाहर जाते हैं ना कभी वो अंदर आते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही अंदर इंटरब्रीड कर रहे हैं, और उनकी अपनी पॉपुलेशन अलग से बनी हुई है। समझ रहे हो? उनकी जो एवोल्यूशन है वो अलग से हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कुछ ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार साइड में, कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, अब वो सिर्फ वहीं पे आइसोलेटेड है, मतलब वो ना बाहर जाते हैं ना बाहर वाले लोग अंदर आते हैं। सही है? तो उनका जो भी पॉपुलेशन है, जो भी उनका एवोल्यूशन है, वो अलग तरीके से हुआ है हमारे कंपेरिजन में, हमारे नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरिजन में। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वो थोड़े से अलग दिखते हैं, हम थोड़े से अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया है, वो ज्योग्राफिकली एक जगह पे आइसोलेट हो गए हैं। फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, देता हूं, चलो रैट का एग्जांपल देखो। रैट का एग्जांपल, कुछ माइस की पॉपुलेशन थी, ठीक है, माइस की कुछ पॉपुलेशन एक पहाड़ पे रहा करती थी। अब एक टाइम आया जिसके वजह से वहां पे उस पहाड़ पे अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक होने की वजह से ना वो पहाड़ वैसे बीच से टूट गया, ठीक है, वो जो पहाड़ था वो बीच से, एक पहाड़ ऐसे यहां चला गया, एक पहाड़ ऐसे यहां चला गया, तो कुछ माइस यहां पे रह गए, कुछ माइस यहां पे रह गए। अब पहाड़ में इतनी बड़ी दरार के वजह से यहां वाले माइस यहां नहीं जा सकते थे, यहां वाले माइस यहां नहीं जा सकते थे। शुरू में सारे सेम स्पीसीज थे, मतलब ये भी
सेम स्पीशीज की माइस थी, ये भी सेम स्पीशीज की माइस थी, बट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से यहां वाले यहां नहीं जा पा रहे, यहां वाले यहां नहीं जा पा रहे, तो यहां के जो माइस है वो यहीं पे रिप्रोडक्शन करेंगे, यहां वाले माइस यहीं पे रिप्रोडक्शन करेंगे। तो कुछ जनरेशन के बाद यहां के माइस की एक अलग स्पीशीज बन गई। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे आइसोलेट हो गए थे, यहीं पे अपना रिप्रोडक्शन कर रहे थे, और यहां वाले अलग रिप्रोडक्शन कर रहे थे, तो इनकी एक अलग स्पीशीज बन गई। समझ में आ रही बात? तो ये एक अलग स्पीशीज, ये एक अलग स्पीशीज बन गई। समझी बात? ठीक है, ये क्या है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का एग्जांपल है। वहीं एक और है बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या? रिप्रोडक्टिवली कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह पे आइसोलेट हो चुका है, मतलब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए उस एरिया से बाहर ही नहीं जा रहा। समझ रहा है? वो ऑर्गेनिज्म उस एरिया से कहीं बाहर ही नहीं जा रहा, वो उस एरिया में ही आइसोलेट हो चुका है रिप्रोडक्टिवली। अब दो प्रकार की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है, एक प्री रिप्रोडक्टिव और एक है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, एक प्री रिप्रोडक्टिव और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्लियर है? समझ में आ रही बात? दो प्रकार की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव की बात करें तो रिप्रोडक्शन के पहले, मतलब जितने भी हैबिटाट है, नॉर्मल हैबिटाट है, उसका वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? आपके प्री रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है, कोई भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी एक नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो नेक्स्ट जनरेशन भी उस एरिया से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन भी उस एरिया से बाहर नहीं जाएगी। जैसे डार्विन ने एक एग्जांपल दिया था गैलापागोस आइलैंड के बारे में। एक आइलैंड है गैलापागोस नाम का, ठीक है, वहां पे बर्ड्स की कई सारी स्पीशीज रहती है अलग 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 एरिया में। मतलब एक ही बर्ड है, वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड नहीं है, एक ही आइलैंड है छोटा सा, बट उसी आइलैंड पे उसी बर्ड की अलग 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 स्पीशीज बन गई है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग हैबिटाट में रहती हैं। समझ रहे हो? कोई कैक्टस कंज्यूम करता है तो उसका हैबिटाट अलग हो गया, वो अलग तरीके से रह रहा है। कोई अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो उसका हैबिटाट अलग हो गया, वो अलग तरीके से क्या हो गया है? रिप्रोड्यूस हो गए। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर। तो दो प्रकार के आइसोलेशन थे, एक आपका जियोग्राफिकल और एक आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्लियर है? समझ में आ गया आइसोलेशन के बारे में? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, देखो वही सेम सा टॉपिक है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। देखो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में क्या है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब ऐसा एवोल्यूशन जो खुद से हुआ है। ऑर्गेनिक बोलते हैं ना हम लोग, लोग बोलते हैं ना मुझे ऑर्गेनिक व्यूज मिल रहे हैं, ठीक है, सब ऑर्गेनिक है मेरा, मतलब सब नेचुरल है मेरा। वैसे ही मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब ऐसा एवोल्यूशन जो नेचुरली हुआ है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में वही सारी चीजें हैं। एक नेचुरल सिलेक्शन है, एक म्यूटेशन है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है, एक नया फंडा है बच्चों, एक नया कंसेप्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये नया भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को समझाया ना, बट यहां पे थोड़ा ब्रॉड में दिया हुआ है, थोड़े और भी एग्जाम्पल है, थोड़े और भी कंसेप्ट है, वो आप लोगों को समझाता हूं। जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आ गया आप लोगों को? अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी एक कैलामिटीज की वजह से या फिर कोई भी एक सडन चेंजेस की वजह से उसका जीन पूल चेंज हो जाना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। अब दो प्रकार के जेनेटिक ड्रिफ्ट है, एक है फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, और एक है बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, एक है फाउंडर इफेक्ट और एक है बॉटल नेक इफेक्ट। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे दोनों। सबसे पहला है फाउंडर इफेक्ट। देखो फाउंडर मतलब क्या होता है? हम लोग ने देखा है ना कि बहुत लोग बोलते हैं यार मैं इस चीज का फाउंडर हूं, ठीक है, मैं इस चीज को बनाया है, मैंने ये बनाया है, वो बनाया है। तो फाउंडर मतलब क्या? जो बंदा कोई भी चीज फाउंड करता है, कोई भी चीज को बनाता है। ठीक है, वैसे ही एक चीज है, मान लो कोई एक ऐसा आइलैंड है जिसपे कोई नहीं रहता, जिसपे कोई नहीं रहता। ठीक है, अब इस आइलैंड पे 100 लोग बोले कि यार हम लोग अपना देश छोड़ रहे हैं और हम लोग आप जाके इस आइलैंड पे रहेंगे। ठीक है, तो वो जो 100 लोग हैं वो क्या है? इस आइलैंड के फाउंडर है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यूनाइटेड किंगडम नाम का एक देश है, यूनाइटेड किंगडम नाम का एक देश है, ठीक है, और तुम लोग को पता है, तुम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि ये लोग हर जगह जाके सिर्फ कब्जा करते थे, इंडिया को भी कब्जा करने की कोशिश की, मतलब जहां पे भी जाते थे। ठीक है, अफ्रीका में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये लोग बस अपना पॉपुलेशन दूसरी जगह लेकर जाते थे और वहां पे बस जाते थे। सही है, तो वही इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहां से 100 लोग निकले, यहां से 100 लोग निकले, 100 लोग, ठीक है, एक बोट पे बैठ के यहां से 100 लोग निकले और वो उन्होंने तय किया कि यार हम लोग ना एक न्यू आइलैंड पे रहेंगे, दिस इज न्यू आइलैंड। ठीक है, एक न्यू आइलैंड पे जाके हम लोग अपना बसेरा बनाएंगे, ठीक है, हम लोग यहां पे रहेंगे। अब देखो यहां पे जब ये लोग इस यूनाइटेड किंगडम वाले स्टेट में रहते थे, ठीक है, तो यहां पे एक बीमारी थी बच्चों, जेनेटिक बीमारी थी, एक जेनेटिक डिसऑर्डर था
जो कि बहुत कम लोगों को था। मतलब अगर इस पॉपुलेशन की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन की बात करें ना, तो उसमें ये जो जेनेटिक बीमारी थी ये 0.1% थी। मतलब 0.1% लोगों की होती थी ये बीमारी होती थी। ठीक है, कौन सी बीमारी? कोई एक बीमारी है, अभी हम लोग को जानना नहीं उसके बारे में, बट ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फैलती है। सही है। अब ये जो 100 लोग थे जो बोट में बैठ के जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि भैया हम जाएंगे और इस नए नए आइलैंड पर रहेंगे, इन 100 लोगों में से ना बच्चों एक्चुअल में 10 लोग ये बीमारी से जूझ रहे थे। ठीक है, ये 10 लोग इस जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे थे। सही है। अब अगर मैं इस यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो यहां पे कितने % लोग को ये बीमारी है? 0.1। लेकिन यहां पे देखो 100 लोग में से 10 लोग को ये तो ये बीमारी है। मतलब ये जो 100 लोग जा रहे हैं इस नए आइलैंड पे, इस नए आइलैंड की पॉपुलेशन की बात करूं तो यहां पे 10% लोगों को ये बीमारी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? मतलब अगर इनका जो जनरेशन होगा, जब इनकी नई नई जनरेशन आएगी तो यहां पे इस बीमारी का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यूनाइटेड किंगडम। एज कंपेयर टू यूनाइटेड किंगडम क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा लोगों को यह बीमारी है। समझ रहे हो? तो यहां का जीन पूल में, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की जीन पूल की बात करूं तो यहां पे ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ 0.1% थी। ठीक है, पर अगर मैं इस आइलैंड की जीन पूल की बात करूं तो यहां पे ये बीमारी कितनी है? 10%। समझ रहे हो? यहां पे बीमारी कितनी है? 10%। मतलब जीन पूल में चेंजेस आया। कैसे आया? बिकॉज ऑफ सम पीपल। ठीक है, कुछ लोग ने सोचा कि चलो यार नई जगह पे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को फाउंड करते हैं। तो ये जो 100 लोग थे ना, ये इस नए आइलैंड के फाउंडर थे। ठीक है, ये जो 100 लोग थे ये इस नए आइलैंड के फाउंडर थे, जिसके वजह से यहाँ पे एक जेनेटिक पूल देखने के लिए मिला जो कि क्या था, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था इनकी प्रीवियस जेनेटिक पूल से। ठीक है, प्रीवियस पॉपुलेशन के जेनेटिक पूल से। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? दैट इज बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, बॉटल नेक इफेक्ट मतलब क्या है? आ जाओ देखते हैं इसको अपन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बॉटल नेक इफेक्ट। देखो बॉटल नेक इफेक्ट मतलब क्या? साइंटिस्ट इसको कैसे समझाते हैं? ये बोलते हैं कि यार एक बॉटल ले लो। ठीक है, एक बॉटल ले लो, ऐसी बॉटल होती है, देखा होगा हम लोग ने। ठीक है, इसका एज छोटा सा होता है और ये इससे बड़ी सी बॉटल होती है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे ना अलग इस एक ये बॉटल मतलब क्या है? ये बॉटल क्या दिखा रही है? एक एरिया का पॉपुलेशन दिखा रही है। ठीक है, और इस एरिया के पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग प्रकार के जीन हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीन है। तो मान लो, अभी हम लोग जीन का नाम तो नहीं ले रहे, बट मान लो ये एक ब्लू कलर का जीन है जो कि इस पॉपुलेशन में इतना है। ठीक है, वहीं कोई दूसरा जीन है ऑरेंज कलर का जो कि इस पॉपुलेशन में इतना है। ठीक है, वहीं कोई तीसरा जीन है, समझ लो कौन से कलर से बना? येलो कलर का। ठीक है, जो इस पॉपुलेशन में थोड़ा सा है। ठीक है, अब इस बॉटल से हम लोग क्या पता चल रहा है कि इस बॉटल में ब्लू वाले जीन ज्यादा है। ठीक है, ब्लू वाला जीन ज्यादा है, फिर उससे कम ऑरेंज वाले जीन है और उससे कम येलो वाले जीन है। ठीक है, ऐसा ये बॉटल हम लोग को दिखा रहा है। तो ये बॉटल क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? ये एक पॉपुलेशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये बॉटल क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉपुलेशन इंडिकेट कर रहा है। और ये जो अंदर कलर्स है ना डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ जीन, कि कौन से जीन इस जीन पूल में ज्यादा है और कौन से जीन इस जीन पूल में कम है। फिर ये क्या बोलता है कि यार कोई कैलेमिटीज आ गई। ठीक है, कोई सुनामी आ गई, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, कोई सुनामी आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जिसके वजह से ये जो ब्लू वाले जीन वाले ऑर्गेनिज्म थे ना, ये जो ब्लू वाले जीन ऑर्गेनिज्म थे ना, इनकी डेथ हो गई। अब कोई सुनामी आएगी तो वो देख देख के तो थोड़ी किसी को मारेगी, मतलब यार ये ब्लू वाला जीन इसको छोड़ देती हूँ, ये जो येलो वाला जीन है इसको मार देती हूँ, ऐसा तो नहीं करेगी ना। वो तो इररिस्पेक्टिवली, ठीक है, किसी को भी उड़ाते लेके चली जाएगी। तो मान लो क्या कहते हैं साइंटिस्ट, कि जो ब्लू वाले जीन है इनकी ज्यादा डेथ हो गई। ठीक है, मान लो इनकी ज्यादा डेथ हो गई, मतलब यहां पे इतने जो ऑर्गेनिज्म थे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब देखो इनको हटा दे, ओके हाँ ठीक है। तो अब ये जो ब्लू वाले ऑर्गेनिज्म थी इनकी डेथ हो गई। तो अब ये जो थोड़ी सी पॉपुलेशन बची है, ठीक है, ये जो बॉटल के नेक के पास छोटी सी पॉपुलेशन बची है ना, इसमें कौन से जीन ज्यादा है? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्लू वाले भैया 4 जीन है, दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4 जीन है। लेकिन अगर मैं बात करूं येलो वाले की, तो येलो वाले के देखो 5 जीन है। पहले येलो वाले के जीन कम थे, अभी येलो वाले के जीन ज्यादा हो गए। तो अब जब ये पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है, जब ये पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी तो इसके अंदर ब्लू वाले जीन कम हो जाएंगे, इसके अंदर ब्लू वाले जीन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू येलो वाले जीन, क्योंकि येलो वाले जीन पहले से ही क्या थे? ज्यादा थे। समझा? क्यों? क्योंकि देखो कोई कैलेमिटी है जिसकी वजह से ब्लू वाले जीन मर गए,
और येलो वाले जीन थोड़े ज्यादा रह गए। तो अब जब ये जनरेशन आगे वापस बढ़ेगी, ठीक है, जब ये जनरेशन आगे वापस बढ़ेगी तो इन येलो वालों को ज्यादा मौका मिलेगा अपने जीन को दूसरे जनरेशन में डालने, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन यहीं पे ज्यादा थी। सही है, तो ये येलो वाले जीन आगे चल के बढ़ जाएंगे और ब्लू वाले जीन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, बॉटल नेक इफेक्ट, समझ में आई बात। मतलब पहले एक नेचुरल कैलामिटी आई जिसके वजह से इस बॉटल के नेक में, मतलब बोलते हैं ना बॉटल का नेक कैसा होता है, छोटा सा होता है। सही है, मतलब छोटा सा पॉपुलेशन बचा किसी भी कैलामिटीज की वजह से। सही है, और उस पॉपुलेशन ने आगे चल के जब अपनी नेक्स्ट जनरेशन लाई तो उसका जीन पूल पहले वाले जनरेशन के जीन पूल से डिफरेंट था। ठीक है, उसका जीन पूल पहले वाले जीन पूल के जनरेशन से क्या था, डिफरेंट था। दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे भी क्या हो गई, एवोल्यूशन। समझा, यहां पे भी क्या हो गई, एवोल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, सो बॉटल नेक इफेक्ट भी समझ में आ गया और हम लोग को फाउंडर इफेक्ट भी समझ में आ गया। सो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्लियर है अच्छे से, जेनेटिक ड्रिफ्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप जो है वो है दैट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मतलब क्या, देखो हमको मेंडल एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, मेंडल नहीं डार्विन एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इन्होंने क्या बोला, देखो मान लो एक रॉक है, ठीक है, मान लो एक रॉक है जो कि ग्रे कलर का है। कौन से कलर का है, ग्रे कलर का है। ठीक है, ग्रे कलर से मैं बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं आप लोग को, इसलिए मैंने ब्लू कलर से बना दिया। ठीक है, एक रॉक है ग्रे कलर का और यहाँ पे माइस की पॉपुलेशन रहती है, माइस समझते हो ना, चूहे। ठीक है, तो पहले थोड़े व्हाइट कलर के माइस है, अब ऐसी माइस बना रहा हूं मैं। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से, मेरे को डायग्राम तो नहीं बनाने बैठूंगा। तो पहले पहले थोड़े थोड़े व्हाइट कलर के माइस थे, फिर वो थोड़े थोड़े ग्रे होने लगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के माइस है जिनका अलग अलग शेप है। ठीक है, दिख रहा है ये वाला। फिर थोड़े से ब्लैक कलर के भी माइस है यहाँ पे, इसको इस कलर से बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसको इस कलर से बना रहा हूं मैं। अब हमको जो डार्विन है वो क्या समझाना चाहते हैं, इन्होंने क्या बोला कि जिस कलर का रॉक है, ठीक है, जिस कलर का रॉक है उस कलर के जो माइस होंगे, ठीक है, उस कलर के जो माइस होंगे ना, उनका छुपने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वो सेम कलर के हैं तो वो कैमोफ्लेज कर जाएंगे। सही है, लेकिन जो व्हाइट कलर वाले हैं वो इस कलर में दिख जाएंगे। सिमिलरली जो ब्लैक कलर वाले, अब ये ब्लैक है, इसको इमेजिन कर लो ये ब्लैक है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर वाले हैं ये भी इसमें दिख जाएंगे। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा जिसमें इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, जो येलो कलर मतलब जो ग्रे कलर के हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, और जो व्हाइट कलर के हैं और जो ब्लैक कलर के हैं उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, सबसे कम होगी। समझ रहे हो, ऐसी पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। मतलब जैसी जैसी चीजें हैं, जैसा जैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से सिलेक्शन हो रही है। समझ में आ रही बात, जैसा आपका इन्वायरमेंट है, रॉक जैसा कलर का था, उसी कलर वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कैमोफ्लेज, और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दिख जा रहे हैं। तो बिल्ली आएगी उसको पकड़ के लेके चली जाएगी। समझ रहे हो, ठीक है, तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, बट ये वाला जो है ये इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये कैमोफ्लेज कर जाएगा, ये छुप जाएगा उस जगह पे। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें डायरेक्शनल सिलेक्शन पे, ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब क्या, अगर वेदरिंग की वजह से रॉक का कलर चेंज हुआ, वही एग्जांपल है जैसा मौत का बताया था ना मैंने तुम लोग को, वैसी कुछ एग्जांपल है। ये आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन थी, ठीक है, नॉर्मल वाला जो ग्राफ था, बट अगर रॉक का कलर चेंज हुआ और वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया, ठीक है, SO2 की वजह से, NO2 की वजह से, तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, ब्लैकिश हो गया। अब यहाँ पे ग्रे वाले हैं, यहाँ पे पहले व्हाइट वाला है, व्हाइट को व्हाइट से बना दें, चलो यहाँ पे व्हाइट वाला है, ठीक है, फिर यहाँ पे हल्का ग्रे वाले होंगे, फिर यहाँ पे एकदम ग्रे, यहाँ पे एकदम ग्रे होगा, सही है, और फिर यहाँ पे क्या होंगे, ब्लैक वाले, यहाँ पे क्या होंगे, ब्लैक वाले। तो अब हल्का सा अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, ब्लैकिश हो गया बिकॉज ऑफ सम पॉल्यूशन, ठीक है, तो आपका ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये थोड़ा सा आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो ब्लैक कलर वाले हैं ना, ये छुप जा रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं देख, मतलब ये नहीं देख पा रहे किसी को मतलब क्या, जो शिकार है, शिकारी जो, वो इनको नहीं देख पा रहे, तो अब इनका पॉपुलेशन बढ़ गया, और ये जो ग्रे वाले थे इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगा। तो ग्राफ अब कुछ इस तरीके का बन जाएगा। समझ में आई बात, ये क्या था आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। मतलब देखो ऐसे डायरेक्शन में आगे बढ़ गया ना, पहले यहां पे था ग्राफ कर्व, अब ग्राफ कैसा हो गया, उस तरीके का हो गया। तो आपका जो एवोल्यूशन था, सिलेक्शन था, वो क्या हो गया, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। लास्ट है आपका डिसरप्टिव नेचर सिलेक्शन। देखो डिसरप्टिव नेचर सिलेक्शन मतलब क्या,
डिसरप्टिव नेचर सिलेक्शन मतलब क्या, देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है हम लोग को इस कंडीशन में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपके पहले व्हाइट वाले थे, व्हाइट वाले चूहे थे, वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, और जो आपके ग्रे वाले हैं ना वो मर जा रहे हैं, ग्रे वाले मर जा रहे हैं, और आपके ब्लैक वाले मर जा रहे हैं। समझ रहे हो, आपके ब्लैक वाले मर जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाले सर्वाइव कर रहे हैं, व्हाइट वाले सर्वाइव कर रहे हैं, और ये ग्रे वाले मर जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। दिस ग्राफ इज नोन एज डिसरप्टिव नेचर सिलेक्शन, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये 3 प्रकार के आपको समझ में आ गए, कौन कौन से, दैट इज टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज समझा दी है, बस छोटा सा इक्वेशन है, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना इक्वेशन, बस छोटा सा इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्या है देखो, इसका मतलब क्या है, देखो वही चीज है। एक पॉपुलेशन को इमेजिन करो, मान लो दिस इज वन पॉपुलेशन ऑफ बोईसर, ठीक है। और बोईसर में 100 लोग हैं, इमेजिन कर लो, ठीक है। इन 100 लोगों में से 60 जो लोग हैं उनके पास ब्लैक आई कलर है। सेम एग्जांपल, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए, ठीक है। 60 लोग क्या है, ब्लैक आई कलर के साथ हैं, और 40 लोग क्या है, ब्राउन आई कलर के साथ है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, एक शहर है, 100 लोग की पॉपुलेशन है, उसमें 60 लोग ब्लैक आई कलर के साथ हैं, और 40 लोग क्या हैं, ब्राउन आई कलर के साथ है, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इस ब्लैक वाले आई कलर को मैं P कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। ब्लैक वाले आई कलर को मैं P कंसिडर कर लेता हूं, और ब्राउन वाले आई कलर को मैं Q कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। ब्राउन वाले आई कलर को मैं कंसिडर कर लेता हूं, Q कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। अब हार्डी और विनबर्ग ने क्या कहा, हार्डी और विनबर्ग ने कहा कि अगर आपका ये जो जीन पूल है, ये जो जीन पूल समझ में आ रही है ना बात, जीन पूल मतलब क्या, जितने भी जीन है यहाँ पे, जितने भी जीन है, झील नहीं, जितने भी जीन है, ठीक है, उन सारे जीन अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी कांस्टेंट रहे, ये अगर मान लो ये एक जनरेशन थी, अब इससे आगे चल के अगले जनरेशन में 100 लोग आएंगे, सही है। अगले जनरेशन में 100 लोग आएंगे, जो दूसरी जनरेशन होगी, हमारे बाद वाली जनरेशन होगी, सही है। उसके अंदर भी 60 लोग ब्लैक आई कलर के साथ आए, और ब्राउन कलर के 40 लोग ब्राउन आई कलर के साथ आए, मतलब जीन पूल में कोई चेंजेस आया नहीं आया, सही है। अगर जीन पूल में कोई चेंजेस नहीं आता है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाते हुए अगर जੀਨ पूल में कोई भी चेंजेस नहीं आता, जीन पूल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉपुलेशन है ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम वर्ड समझते हो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्वल, एकदम सेम, ठीक है। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ने क्या बोला कि अगर किसी भी जीन पूल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जो जीन पूल यहां पे है नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम जीन पूल अगर रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सही है। तो ये जीन पूल हम लोग कह सकते हैं कि इट इज इन द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है, समझ में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये बात सुन लो, ठीक है। स्पॉइलर अलर्ट कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आप लोग इतनी चीजें पढ़ाई, इतनी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक वेरिएशन, जीन फ्लो, अगर इसमें से कुछ भी हो गया, ठीक है, अगर कुछ भी हो गया तो जीन पूल चेंज हो जाएगा, और अगर जीन पूल चेंज हो जाएगा तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी हट जाएगा, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने बोला कि अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया ना, अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है मतलब जीन पूल में चेंजेस नहीं आ रहे जनरेशन टू जनरेशन, और अगर जीन पूल में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा, समझे। अगर जीन पूल में चेंजेस नहीं आएंगे सो नो एवोल्यूशन, कोई भी एवोल्यूशन ही नहीं हुआ, सिंपल सी बात है ना, जो जीन यहां थे वही जीन यहां पे भी आ गए, तो एवोल्यूशन कहां हुआ, एवोल्यूशन नहीं हुआ ना, समझ में आ रही बात। पर ये ज्यादातर पॉपुलेशन में नहीं देखने के लिए मिलता, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ज्यादातर पॉपुलेशन में देखने के लिए नहीं मिलता, जीन पूल चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, सही है। इन सारे रीजन की वजह से जेनेटिक पूल चेंज हो जाता है, जीन पूल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं होती, ठीक है, समझ में आ रही बात। कुछ कुछ होती है एक आधा, बट वो भी बहुत रेयर केसेस में, समझ में आ रही बात। तो अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगी, और अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम किसी भी वजह से अगर डिस्टर्ब हुआ तो एवोल्यूशन हो जाएगी बच्चों, ठीक है, एवोल्यूशन हो जाएगी, जो कि होती आ रही है इतने टाइम से।
फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इक्वेशन दिया। इन्होंने क्या बोला कि मान लो एक पॉपुलेशन में कोई भी दो अलग अलग स्पीशीज, दो अलग अलग ये है कैरेक्टर है। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्लैक आई कलर का, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ब्राउन आई कलर का। ब्लैक को मान लो P और ब्राउन को मान लो Q। तो इन्होंने क्या बोला, किसी भी जनरेशन में P प्लस Q की वैल्यू क्या होगी, हर जनरेशन में P प्लस Q की वैल्यू होगी बच्चों 1। ठीक है, हर जनरेशन में P प्लस Q की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सही है, तो इसका मतलब इसका रेशियो निकाल लो। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये 3/2 हो जाएगा। अगर इस 3/2 की टू को आप अगर 1 वाले में ये करोगे, ठीक है, 1 वाले इक्वेशन में डालोगे तो 0.6 और 0.4। सही है, क्योंकि 0.6 और 0.4 का भी अगर आप रेशियो निकालोगे तो यही आएगा ना, 3/2 ही आएगा। इसका मतलब P की वैल्यू क्या हो गई, 0.6। सही है, और Q की वैल्यू क्या हो गई, 0.4। और ये हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, हमेशा किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन याद रखनी है, किसने दी थी, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, दैट इज P प्लस Q इज इक्वल टू 1। सही है, जिसमें जितने भी पॉपुलेशन है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो इसका रेशियो भी 3/2 आ रहा है और इन दोनों का रेशियो भी 3/2 आ रहा है। समझ में आ रही बात, मतलब P का वैल्यू क्या हो गया 0.6 और Q का वैल्यू क्या हो गया 0.4 हो गया। क्लियर है। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक और चीज बताई, अगर आपके पास P की वैल्यू है और अगर आपके पास Q की वैल्यू है, समझ रहे हो, अगर आपके पास P की वैल्यू है और Q की वैल्यू है तो आप ये पता कर सकते हो ना कि कितने हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म हैं। हाइब्रिड मतलब क्या, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब 2 क्रोमोसोम है। तो या तो दोनों के पास ब्लैक हो सकता है, जो ब्लैक आई कलर वाला है दोनों के पास ब्लैक हो सकता है, जो ब्राउन आई कलर वाला है उसके पास ब्राउन दोनों जीन हो सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड भी तो हो सकता है, किसी के पास ब्लैक होगा और दूसरे में ब्राउन होगा। समझ में आ रही बात, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। समझ में आ रही मैं बात क्या कह रहा हूं, ठीक है। एक प्योर ब्लैक भी हो सकता है जो आगे चल के ब्लैक आई कलर देगा, ठीक है। एक प्योर ब्राउन भी हो सकता है जो आगे चल के ब्राउन आई कलर देगा। लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म भी तो हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। सही है, तो हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला कि अगर आपके पास P की वैल्यू है, अगर आपके पास Q की वैल्यू है ना, तो आप इस हाइब्रिड वाले वैल्यू का भी परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे, देखो आ जाओ देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, आपके पास वैल्यू क्या है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है, मतलब P प्लस Q होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बचपन से पढ़ा हम लोग ने। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, बचपन से पढ़े ना। A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, बचपन से पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, सही है, प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। अब P स्क्वायर क्या होगा, देखो P की वैल्यू क्या थी, अभी हम लोगों ने निकाली थी ना, P की वैल्यू क्या है 0.6। तो यहां पे डाल दो 0.6 इंटू 0.6। सही है, 0.6 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा 0.36। यानी कि P मतलब प्योर जो ऑर्गेनिज्म है, P मतलब क्या, जो प्योर ब्लैक वाले ऑर्गेनिज्म है वो कितने हैं 36%। पूरे पॉपुलेशन में कितने हैं वो 36%। फिर अगर मैं Q की बात करूं, Q क्या था 0.4। तो अगर मैं 0.4 और 0.4 को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब Q स्क्वायर है ना, तो अगर मैं 0.4 का स्क्वायर लूं तो कितना आ जाएगा 0.16। सही है, मतलब 16% लोग, ठीक है, इस पूरे पॉपुलेशन में 16% लोग क्या हैं, दैट इज ब्राउन आई कलर को लेकर चल रहे हैं। तो ये हो गया परसेंटेज ब्राउन आई कलर का, और ये क्या हो गया परसेंटेज ब्लैक आई कलर का। सही है। अब आपको निकालना है हाइब्रिड वाले का, तो क्या फॉर्मूला है 2PQ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों को ऐड करके माइनस कर सकते हो 100 से। सही है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो 2PQ से निकाल लेते, 2 इंटू P इंटू Q। सही है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू क्या आएगा 0.6 इंटू 0.4, ऐसे आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर दो, 36 और 16 को ऐड कर दो और इसको क्या कर दो 100 से माइनस कर दो, ये भी तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो 16 और 16, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैरी 1 3 और 1 4 और यहाँ पे 5, ये 52 हो गया। तो 52 को माइनस कर दो, मतलब आ जाएगी 48%।
48% जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, 48% जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, दैट इज हाइब्रिड है। समझ में आई बात, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको हटाइए, मैंने एग्जांपल देके समझाया है, ठीक है। आपका पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है आपका हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपको जितनी मैंने थियरी समझाई, एवोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब समझ में आ गया होगा। मॉडर्न थियरी ऑफ एवोल्यूशन समझ में आ गया होगा। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल आप कह सकते हो, वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। सो यहां तक इस लेक्चर को हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एविडेंसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, कुछ हम लोग प्रूफ देंगे कि यार एवोल्यूशन सच में हुआ है, उससे कुछ प्रूफ भी दूंगा मैं तुम लोग को, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आने वाले अगले लेक्चर में। क्लियर है। सो अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो तो जाना प्लेलिस्ट सर्च करना, बहुत सारे लेक्चर मैंने वहां पे डाले हुए हैं, सही है, पूरे लेसन पढ़ाए हुए मैंने आप लोग को। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को फटाक से आपके फोन पे नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।